नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रो स्पीसीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। ब्रिज टू सक्सेस। आज है 2 अगस्त और आज अपन कवर करने वाले हैं पावर सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशन के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो अपन से पूछ रहा है कि रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रिफर्ड टू अ रेडियल सिस्टम बिकॉज जो रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसको हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इन कंपैरिजन टू अ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए, ऐसा इसलिए करते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप जो होता है फीडर में वो बहुत कम होता है और साथ ही साथ सप्लाई बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग ये समझ लेते हैं कि रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते किसको हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक फिगर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, तो रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? तो देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि ये ए एंड बी दो सेकेंडरी सब स्टेशन है। ठीक है, जो सप्लाई कर रहे हैं पावर को 3 सब स्टेशन में। सप्लाई कर रहे हैं पावर को 3 सब स्टेशन में। ये पहला सब स्टेशन हो गया, ये तीसरा और ये दूसरा सब स्टेशन। ठीक है, दो सेकेंडरी सब स्टेशन है ए एंड बी जो सप्लाई कर रहे हैं पावर को 3 सब स्टेशन में, 1, 2 एंड 3 पे। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर कोई फॉल्ट डेवलप होता है किसी भी सेक्शन में तो पूरा सिस्टम अफेक्टेड नहीं होता। रिंगमैन सिस्टम की यही एक खूबी होती है कि अगर किसी एक सेक्शन में कोई फॉल्ट आ गया तो जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो इफेक्ट नहीं होता। और साथ ही मान लीजिए कि अगर ए या बी में से कोई एक काम करना बंद कर दे, ए या बी में से कोई एक बंद हो जाए, तो भी जो हमारा सिस्टम है वो पूरी तरह से इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो भी हमारा सिस्टम पावर शेयरिंग स्टार्ट रहता है, तो ये ज़्यादा रिलायबल होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे एक रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फिगर शो किया गया है और पीछे में ये एक रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फिगर शो किया गया है। ठीक है, अब देखिए, इसका जो आंसर हो गया वो वोल्टेज ड्रॉप इन द फीडर इज लेस एंड सप्लाई इज मोर रिलायबल। ये एक रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आकर मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ 20 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड केबल इज 8 मेगा ओम। अदर थिंग्स बीइंग द सेम, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ 10 किलोमीटर लॉन्ग केबल विल बी। एक न्यूमेरिकल इसमें दिया गया है कि एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस है एक 20 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड केबल का, जो कि दिया हुआ है 8 मेगा ओम। ठीक है, और बाकी सारे चीजों को अपन सेम रखते हैं। ठीक है, और तो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा 10 किलोमीटर लंबे लाइन का वो कितना होगा? तो इसको आराम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है हमारा वो क्या होता है कि R1 जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ लेंथ का। ठीक है, तो अब देखिए, अपन को एक चीज पता है। देखिए, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे R1 हम लोग लिखते हैं तो L1 नीचे आएगा, और R2 अगर यहाँ पे है तो L2 पर आएगा। कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि जब हम लोग अब R1 का वैल्यू, जो R1 का वैल्यू है वो हमको पता है 8 मेगा ओम है। ठीक है, R1 का वैल्यू 8 मेगा ओम हो गया, और R2 हमें पता नहीं है। L2 हमें पता है कि 10 किलोमीटर लेंथ के लिए निकालना है, और L1 20 दिया हुआ है। तो जब अपन यहाँ से इसको कट करके निकालेंगे R2 को, तो जो आंसर आना चाहिए वो 16 मेगा ओम आना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर 16 मेगा ओम के अप्रॉक्स आना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि 16 मेगा ओम का है, तो ये ऑप्शन ए में है। अब मूव करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक गे वायर क्या करता है कि प्रोटेक्ट कंडक्टर्स अगेंस्ट शॉर्ट सर्किटिंग। कंडक्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट होने से बचा लेता है, या फिर प्रोवाइड कराता है इमरजेंसी अर्थ रूट को, या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है सर्जेस के अप्रॉक्स, या सपोर्ट करता है पोल्स को। तो देखिए, जो इसका सही आंसर होना चाहिए कि वो सपोर्ट करता है पोल्स को। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अ फीडर इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम फीड्स पावर टू। जो फीडर होता है ट्रांसमिशन सिस्टम में वो फीड करता है पावर को कहाँ पे?
तो देखिए पहले अपन ये समझ लेते हैं कि फीडर किसको बोलते हैं। तो फीडर पार्ट होता है इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, ठीक है। ये फीडर कैरी करता है पावर को ट्रांसफार्मर या स्विचिंग गियर से डिस्ट्रीब्यूशन पैनल तक। समझ में आ गया होगा कि फीडर क्या है। तो जो फीडर है ट्रांसमिशन सिस्टम में फीड करता है पावर को डिस्ट्रीब्यूटर्स में। 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल। इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज्यादा रिलायबल है। तो देखिए जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो रिंग मैन सिस्टम है। मैंने आपको रिंग मैन सिस्टम फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्क्राइब कर दिया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज्यादा रिलायबल है, तो वो रिंग मैन सिस्टम होना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफर्स द बेस्ट इकोनॉमी एट हाई वोल्टेजेस। इनमें से कौन सा है जो कि बेस्ट इकोनॉमी प्रोवाइड कराता है हाई वोल्टेजेस पे। क्या वो डीसी सिस्टम है, या फिर एसी सिंगल फेज सिस्टम है, एसी 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, या फिर एसी 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। तो देखिए जब बेस्ट इकोनॉमी की बात किया जाए और हाई वोल्टेजेस पे बात किया जाए तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं डीसी सिस्टम को। ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए एचवीडीसी में डीसी का अपन इस्तेमाल करते हैं बल्क पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। बल्क पावर को जब ट्रांसमिट करना होता है बहुत लंबी दूरी तक, तब हम लोग एचवीडीसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एचवीडीसी का अपन इस्तेमाल करते हैं, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। अब क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एचवीडीसी जो होता है वो सस्ता होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसी में वोल्टेज एंड करंट अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं एवरी मिली सेकेंड पे, जिससे हीट लॉस होता है। लेकिन डीसी में जो करंट होता है उसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होता, इसीलिए उसमें जो हीट लॉसेस की जो क्वांटिटी है एसी के कंपैरिजन में जो डायरेक्शन चेंज के चलते हो रही थी वो नहीं होगा। ऊपर से क्या होता है कि डीसी ट्रांसमिशन लाइन की जो की एफिशिएंसी वो हाई होती है, ठीक है, जिसके कारण पावर जो है वो रैपिडली ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डीसी में कम नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते जो डीसी ट्रांसमिशन है वो सस्ता होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि डीसी में जो कोरोना लॉस होता है वो एसी के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। कोरोना लॉस जो होता है हमारा एसी में, उसके कंपैरिजन में जो डीसी में कोरोना लॉस होगा वो बहुत कम होता है। साथ ही हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डीसी में रिएक्टिव पावर की जरूरत नहीं पड़ती, जिसके चलते भी ये सस्ता होगा। और क्या हो सकता है कि इसमें फेज टू फेज एंड ग्राउंड टू ग्राउंड क्लियरेंस जो चाहिए होता है वो भी बहुत कम होता है। इन सब कारणों के चलते जो डीसी है वो बेस्ट इकोनॉमी प्रोवाइड कराता है हाई वोल्टेजेस पे, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच इज यूज टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज इन द फीडर सर्किट। इनमें से कौन सा है जो कि कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करता है फीडर सर्किट पे। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो होता है इंडक्शन रेगुलेटर, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो द सर्ज इम्पिडेंस ऑफ 100 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड केबल इज 50 ओम। तो द सर्ज इम्पिडेंस ऑफ 10 किलोमीटर लॉन्ग सिमिलर केबल वुड बी। देखिए बोल रहा है कि जो सर्ज इम्पिडेंस है एक 100 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड केबल का वो 50 ओम है, और सर्ज इम्पिडेंस क्या होगा 10 किलोमीटर लॉन्ग सेम केबल के लिए। तो देखिए इसको हम लोग अपन कैसे बना सकते हैं ना, देखिए पहले ये समझ लेते हैं कि सर्ज इम्पिडेंस मतलब क्या क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस को समझना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस वोल्टेज एंड करंट के बीच के रिलेशन को बताता है जो लाइन से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस का जो हम अपन को फॉर्मूला पता है ZC इक्वल टू V/I, क्योंकि वोल्टेज और करंट के रिलेशन को बता रहा है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि रूट अंडर क्या लिख सकते हैं Z/Y लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर Z को और तोड़ा जाए तो क्या मिल सकता है, हमें मिल सकता है, क्या मिल सकता है R प्लस J ओमेगा L। R रेजिस्टेंस हो, और क्या मिल सकता है नीचे में मिलेगा G प्लस रिएक्टेंस हो गया, ठीक है। अब एक लॉसलेस लाइन के लिए अगर एक लॉसलेस लाइन को अपन एज्यूम करते हैं तो R और G हमेशा 0 होगा अगर एक लॉसलेस लाइन है तो, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो जो अपना सर्ज इम्पिडेंस होगा मतलब जो ZS होता है वो होता है रूट अंडर L/C,
रूट अंडर एल बाई सी होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कहीं भी लेंथ नहीं है, ये हो गया और ये कैपेसिटेंस हो गया लाइन का, और ऊपर वाला इंडक्टेंस हो गया लाइन का, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी लेंथ का जिक्र नहीं हुआ है, तो मतलब जो सर्ज इम्पीडेंस होता है उस पर लेंथ का कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर 100 किलोमीटर के लिए 50 ओम था तो 10 किलोमीटर के लिए भी सेम 50 ओम रहेगा। अब 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द एक्सआर रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से, जो एक्सआर रेशियो होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लाइन के लिए वो क्या होता है। तो देखिए जो एक्सआर रेशियो होता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए वो हमेशा लेस देन यूनिटी होता है, ठीक है। अब देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वोल्टेज ऑफ अ पर्टिकुलर बस इज कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द, जो वोल्टेज होता है किसी पर्टिकुलर बस का उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस चीज को कंट्रोल करके। तो देखिए उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं रिएक्टिव पावर ऑफ द बस को कंट्रोल में करके। अगर रिएक्टिव पावर ऑफ द बस को अगर कंट्रोल किया जाए तो वोल्टेज जो होता है एक बस बार का उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ इसके सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।